हेलो पेरेंट्स, क्या आप भी चिंतित हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर के? क्या आप भी यही सोचते हैं अच्छे स्कूल्स और अच्छे कोचिंग सेंटर्स में भेजने के बावजूद उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनका बेसिक स्ट्रांग नहीं है? तो अब ये चिंता खत्म होती है क्योंकि मैं लेकर के आ रही हूँ खूबी डॉट कॉम, इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपके बच्चों को मिलेंगे 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, उसके अलावा वीडियो लेसन्स, हैंड रिटन नोट्स और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग अस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं वेदर के बाद क्लाइमेट्स, क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया, चैप्टर नंबर 3, क्लास 7th। तो सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से भी पहले मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ कि वेदर और क्लाइमेट दोनों में क्या डिफरेंस है? वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है? वेदर जो है, वेदर होता है शॉर्ट टर्म, राइट, लेकिन क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म। अब फॉर एग्जाम्पल कि जैसे सपोज हम हरियाणा में रहते हैं, ठीक है, और हरियाणा में जो है टाइम टू टाइम वेदर चेंज होता है, कभी समर्स, कभी विंटर्स, कभी रेनी सीजन है ना, कभी ऑटमन है। तो ये सीजन टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, इसको कहते हैं वेदर। लेकिन जो लोग जम्मू कश्मीर या जो लोग साउथ साइड में जो लोग रहते हैं, वहां एक क्लाइमेट है, फिक्स है, वो परमानेंट है। यानी जम्मू कश्मीर में हमेशा ठंड रहेगी, चाहे आप किसी भी मौसम में चले जाओ, किसी भी सीजन में चले जाओ, किसी भी टाइम पे आप चले जाओ, वहां पे मौसम हमेशा ठंडा रहेगा। या वहां का वेदर जो है वो ठंडा रहता है, लेकिन वो वेदर नहीं, वो क्लाइमेट होता है। उसको क्या कहते हैं? क्लाइमेट। जैसे राजस्थान अगर जाओ, राजस्थान जो है वहां पे बहुत रेत है, वहां पे बहुत गर्मी होती है, तो वहां का क्लाइमेट जो है हमेशा हॉट रहता है, ठीक है। कभी कभी बीच में जैसे जब ठंड पड़ती है, जब विंटर सीजन आता है, तो उस टाइम पे जो है थोड़ा बहुत ठंडक होती है, लेकिन फरवरी मार्च तक वहां पर गर्मी स्टार्ट हो जाती है वापस से। यानी कि वहां का जो परमानेंट क्लाइमेट है, दैट इज हॉट, राइट। तो इस तरीके से जो है हम डिफरेंस बता सकते हैं कि वेदर में और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। लास्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था वेदर ऑफ इंडिया, है ना। वेदर जो है क्या होता है, किस तरीके से जो है आप वेदर को आप नाप सकते हैं, कैसे पता चलेगा कि जो है हमारे एटमॉस्फेयर का या हमारे हम जहाँ रह रहे हैं वहां का टेम्परेचर हाई है या लो है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, राइट। तो अभी हम बात करने वाले हैं क्लाइमेट्स की, ठीक है। तो May the rains be timely, may the earth be lush with vegetation, may this country be free from turmoil, may good people be fearless। ऐसा क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया है कि आपने देखा होगा कि आजकल क्या होता है, अगर बारिश शुरू हो रही है तो बारिश ही होती जा रही है, बहुत बारिश है ना। आप जो है कहीं कहीं पे तो फ्लड आ गया है, कहीं कहीं बारिश की वजह से फसलें खराब हो गई हैं, यानी कि अनटाइमली चीजें हो रही है। जब एक्चुअल में जो बारिश का टाइम होता है, मॉनसून होता है, उस टाइम पे बारिश ना आकर के उससे कभी कभी बहुत पहले और बहुत बाद तक भी, यानी पूरे साल आपने लास्ट ईयर देखा होगा जो है 2024 एंड 25 में, कि बहुत बारिशें हुई हैं, है ना। और कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा, जितनी बारिश होती है और उतनी ही गर्मी फिर पड़ती है, उतनी ही फिर ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये लाइंस कही गई हैं कि यहाँ पर जो है गॉड से प्रे की हुई है कि जो है हमारा क्लाइमेट जो है बिल्कुल परफेक्ट रहे, जिस टाइम रेन आनी चाहिए उस टाइम रेन आए, और जो है फसलों का नुकसान ना हो, और जनजीवन जो है नॉर्मल रहे, सामान्य रहे। तो अब जो है हम आगे पढ़ते हैं, इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट मेक्स इंडिया क्लाइमेट सो डाइवर्स, ठीक है। उसके बाद व्हाट आर द मॉनसून, मॉनसून किसको कहते हैं, हाउ आर दे फॉर्म्ड, ये किस तरीके से बनते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन इकोनॉमी, culture, society, how can understanding the climate help us to prepare for natural disasters।
व्हाट इज द क्लाइमेट चेंज एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर अब हमें इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। अभी जो है हम आगे बढ़ते हैं। वेदर, सीजन्स एंड क्लाइमेट। Climate is the word people use in everyday conversation, but quite often, what they really mean, weather and not climate. What is the difference? ये मैंने अभी अभी आपको बताया, ठीक है, कि वेदर में और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। वेदर होता है शॉर्ट टर्म और क्लाइमेट होता है लॉन्ग टर्म। जैसे किसी एरिया का, किसी जगह का एक स्वभाव है कि वहां पे हमेशा ठंडक बनी रहेगी, है ना। इसी तरीके से आप जिस एरिया में रहते हैं, आप जहां पर भी रहते हो, जिस भी स्टेट में या जिस भी सिटी में, वहां कैसा क्लाइमेट रहता है, वो भी आप जरूर चैट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। वेदर इज व्हाट वी एक्सपीरियंस एवरी आवर और डे। वेदर को हम हर दिन, हर घंटे एक्सपीरियंस करते हैं। इट माइट बी रेनिंग, ये रेनिंग भी हो सकती है, ठीक है, और बहुत ज्यादा सनशाइन भी हो सकती है, बहुत ज्यादा धूप भी हो सकती है, बहुत ज्यादा हवाएं भी चल सकती हैं। ये वेदर है दैट कीप्स चेंजिंग, ठीक है। The weather keeps changing. Climate, on the other hand, it is a pattern of weather an area or region experiences over a long period of time, right? Ab several decades at least, this pattern varies from region to region. तो ये जो है हर रीजन का एक अपना अलग पैटर्न है क्लाइमेट का। बिफोर वी कम टू द वेरियस टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स, लेट्स ब्रीफली स्टॉप टू इंट्रोड्यूस सीजन। सीजन occur as the earth revolves around the sun. जैसे जैसे हमारी अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, उस हिसाब से सीजन्स चेंज होते हैं। ईच सीजन लास्ट फॉर अ फ्यू मंथ्स एंड रिकर्स एवरी ईयर। हर एक सीजन जो है कुछ महीनों के लिए होता है, और लेकिन हर साल आता है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा कि हमारी अर्थ सन का जो है पूरा जो कंप्लीट करती है, जो रिवॉल्व हो रही है, वो कंप्लीट करती है। कब करती है? 365 डेज में, पूरे साल में। तो हर साल आपको पता होगा, हर साल जनवरी में ठंड होती है नॉर्मल हमारे नॉर्थ रीजन में। और क्या होता है उसके बाद, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल में फिर धीरे धीरे जो है वेदर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है ये एक नेचर है, ठीक है। अब as we know, there are several season in the year. Spring है, summer है, monsoon है, autumn है और winter है। That occur in a cycle, एक साइकिल है जो चल रही है, right? तो the weather changes with the season. जैसे जैसे सीजन चेंज होता है, वैसे वैसे वेदर चेंज होता चला जाता है। दैट इज, इट कैन बी ड्राई एंड हॉट इन समर मंथ्स और ह्यूमिड एंड रेनी ड्यूरिंग द मॉनसून, ठीक है। तो फर्दर द पैटर्न ऑफ सीजन इज अ रीजन इज क्लोजली कनेक्टेड विद द क्लाइमेट। ये जो है जितना भी सीजन है, जितना भी ये वेदर है, ये क्लाइमेट से ही कनेक्टेड है। देयर आर 4 मेन सीजन: स्प्रिंग, समर, ऑटमन एंड विंटर। ये 4 सीजन है, हमारे देश में आते हैं, ठीक है। और इसी को डाइवर्सिटी कहते हैं, इसीलिए कहते हैं इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी। और अभी ये देखिए, हाउएवर इंडिया रिसीव्स रेनफॉल ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द ईयर, दैट इज रेनी सीजन। ज्यादातर रेनफॉल कब होती है? रेनी सीजन में होती है, लेकिन आजकल तो पूरा साल होती है, राइट। तो ये देखिए, ये एक पिक्चर दी हुई है। ट्रेडिशनली इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 6 सीजन: स्प्रिंग, समर, रेनी सीजन, ऑटमन एंड प्री विंटर एंड विंटर, राइट। If we observe the world around us, we will notice that human, plant, animal life and in rhythm with rituals and the ritus or seasons. The crop we grow, the food we eat, the clothes we wear and so on change with the season. आप हमने डाइवर्सिटी पढ़ा, ठीक है। तो जैसे जैसे वेदर चेंज होता है, वैसे वैसे हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा रेगुलर जो डेली लाइफ होती है, वो सारी चेंज हो जाती है जैसे जैसे सीजन चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज जैसे जब विंटर होती है तो ऑफ कोर्स हम गर्म कपड़े पहनते हैं,
ठीक है, और जब समर्स होती है तो हम ठंडे, हम कूल रहना पसंद करते हैं, राइट? तो डिपेंडिंग ऑन द रीजन सम ट्री एंड shrubs ब्लूम विद द ऑनसेट वसंत और स्प्रिंग। अच्छा, अब जैसे जैसे मौसम चेंज होता है, जब बसंत ऋतु आती है या जब स्प्रिंग सीजन जब आता है, उस टाइम जो है कितना प्लेजेंट वेदर लगता है। और आप जब भी आप खेत खलिहानों की तरफ जिस टाइम भी आप जाओगे, वहाँ आपको इतने खूबसूरत जो है फ्लावर्स, सरसों और इतनी सारी चीज़ें जो हैं आपको दिखेगी। और इन सम प्लेसेस दे शेड देयर लीव्स और चेंज देयर कलर। कुछ जो है जगहों पे क्या होता है, लीव्स के कलर चेंज हो जाते हैं। आपने देखे होंगे, आपने मैरून से पिंकिश से कलर के लीव्स भी देखे होंगे। और जैसे-जैसे ऑटमन अप्रोच करता है या शरद ऋतु जैसे आती है, और सम एनिमल्स डेवलप थिक फर इन द कोल्ड विंटर मंथ्स। जिस टाइम पे शरद ऋतु यानी कि विंटर्स जब आते हैं, तब क्या होता है, कुछ एनिमल्स के ऊपर जो है वो थिक फर जैसे हो जाते हैं, उनकी ना फर जो ऊपर के रोए होते हैं वो थिक हो जाते हैं, ताकि वो अपने आप को विंटर सीजन से बचा सके। ठीक है, अब ह्यूमन बीइंग तो क्या होता है ना, कि ह्यूमन बीइंग तो अगर सर्दियां आई हैं तो ऑफ कोर्स हम लोग वुलन पहनना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, वो उनका जो है थिक फर डेवलप हो जाती है उनकी बॉडी पे, सो दैट वो विंटर से अपने आप को बचा सके। अब लेट्स एक्सप्लोर विच आर योर फेवरेट सीजन। ये टास्क आपके लिए है कि आपका फेवरेट सीजन कौन सा है। आप उसके ऊपर एक जो है 10 लाइन्स का कुछ भी ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, डिस्कस इन ग्रुप ऑफ 3 4 5 फ्रेंड्स, फाइंड आउट द वेदर देर आर स्पेसिफिक इवेंट्स। अच्छा, अब ये जो है यहाँ क्या बताया हुआ है, यहाँ बताया हुआ है कि आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ एक ग्रुप बना करके, 3 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाइए। ठीक है, जिसको जो सीजन पसंद है उस सीजन के अकॉर्डिंग, उस सीजन में यानी सपोज विंटर है या समर है या रेनी सीजन है या कोई स्पेसिफिक एरिया है, तो वहाँ जो है क्या क्लोथ्स होते हैं उन दिनों, क्या कपड़े पहने जाते हैं, क्या खाना बनता है, और कौन कौन से उस सीजन में फेस्टिवल्स आते हैं, और उसके अलावा जो है कौन कौन से जो है लोक गीत गाए जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है आप अपने फ्रेंड्स के डिस्कस कर सकते हो, और एक लिस्ट बना सकते हो। इस पे पूरा प्रॉपर एक प्रोजेक्ट जो है आप तैयार कर सकते हो। तो ये सारा जो है, बहुत सारे बच्चे और लोग, बहुत लोग समझते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं या ये जो चार्ट्स ये जो बनाने के लिए कहा जाता है, ये इसलिए नहीं कहा जाता कि आपका टाइम वेस्ट हो। ये इसलिए कहा जाता है कि आप जो है क्रिएटिवली आप चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, ये बहुत आसान तरीके होते हैं जो है टॉपिक्स को या कॉन्सेप्ट को समझने की। ठीक है, और उसके बाद डू यू नो विच ट्रीज इन योर एरिया चेंज कलर्स बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर। आप जानते हो कि कौन से ऐसे पेड़ हैं जिनका कलर चेंज हो जाता है जब सर्दियां आने वाली होती हैं, या फिर आर देयर ट्रीज दैट शेड देयर लीव्स अराउंड दिस टाइम। और बहुत सारे ऐसे आपने देखे होंगे, ऐसे भी पेड़ होते हैं जिनसे पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं जब विंटर आने वाला होता है। उस टाइम पे जो है ट्रीज जो है अपने लीव्स छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। आपने, आपके भी एरिया में, आपके भी आसपास के जो है सिटीज में या आपके खुद के घर के आसपास भी जो है आप देखेंगे कि बहुत सारे पेड़ों से जो है पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं जब विंटर आने वाला होता है, ऑटमन होता है, विंटर आने वाला होता है। ठीक है, तो यूजुअली द क्लाइमेट रिमेन स्टेबल ओवर लॉन्ग पीरियड्स। क्लाइमेट जो है लॉन्ग पीरियड्स के लिए स्टेबल होता है। और however scientists have been recording changes in the climate of the world in the recent decades। ठीक है, जो जितने भी ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये चीज को भी रिकॉर्ड किया है कि हर 10 साल में किस तरीके से क्लाइमेट किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का, किसी एरिया का चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग देखेंगे कि
किस तरीके से ह्यूमन एक्शन की वजह से भी क्लाइमेट में असर पड़ता है और जो है चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल आज के टाइम में जिस जिस जगह पर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हो गई हैं वहाँ पे जो है ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी। वहाँ पे आपको आपने देखा है ना कई जगह पर जब बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी होती हैं तो सनराइज होता तो है लेकिन उसकी प्रॉपर हमारे को पता नहीं चलता, क्योंकि जो है आसपास इतनी ऊंची बिल्डिंग्स हैं तो डायरेक्ट सूरज की किरणें हम तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। तो इस वजह से भी जो है ये ह्यूमन एक्शन है जिसकी वजह से आप फील करोगे कि क्लाइमेट में चेंजेस हैं, वेदर चेंजेस हैं। ठीक है, लेट अस recapitulate. Weather is what we experience from day to day, windy, rainy, hot, dry, etc. ये हम डे टू डे हम ये चीज महसूस करते हैं। सीजन रिकर एवरी ईयर। अब सीजन जो है वो एवरी ईयर चेंज होता है, जैसे जनवरी, फरवरी या ये वाला जो दिसंबर वाला टाइम होता है, नवंबर टू फरवरी और मार्च, ये जो है ऑटमन और विंटर सीजन होता है ना। और ये हर साल रोटेट होता है, एवरी ईयर दैट सेम टाइम, है ना। उसी तरीके से क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म पैटर्न। क्लाइमेट क्या है? एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है और इन अ पर्टिकुलर रीजन, किसी भी पर्टिकुलर रीजन में। ठीक, अब देयर आर मेनी टाइप ऑफ क्लाइमेट्स इन द वर्ल्ड। बहुत सारे तरीके के क्लाइमेट है वर्ल्ड में। वी विल नाउ सर्वे द मेन टाइप्स फाउंड इन इंडिया। ठीक है, वर्ल्ड में बहुत तरीके के क्लाइमेट है लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे देश की, हमारी कंट्री की, इंडिया की। तो अब देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से क्लाइमेट हैं, राइट। तो नाउ वी विल रीड टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स इन इंडिया, राइट। We have often seen how India is a land of diversity. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंडिया जो है लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है ना। यहाँ पे मौसम चेंज होता है, यहाँ पे अलग अलग लोगों का अलग अलग पहनावा है, खान पान है, लाइफस्टाइल डिफरेंट है। तो इसलिए जो है डाइवर्सिटी कहते हैं, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी कहते हैं हम इंडिया को। तो अब नॉर्थ की बात करें, इन द नॉर्थ the Himalaya mountains have an alpine climate with cold, snowy winters and cool summers. The word alpine comes from Alps, the mountain range of Europe. That's probably where you will see the thickest clothing in India. तो अगर हम हिमालय रीजन की बात करें, हम ऑलरेडी वैसे इस बारे में पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में और 6th स्टैंडर्ड के जो चैप्टर्स हैं उनमें भी, लेकिन एक बारी फिर से इसको समझते हैं कि जो नॉर्थ रीजन है, जो हिमालय है, वहां पे बहुत ज्यादा ठंडक होती है। ठीक है, और ठंडक की वजह से जो है मतलब अगर जो विंटर सीजन है उस टाइम तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड होता है। वहां पे स्नोफॉल भी होती रहती है, बर्फ से ढकी रहती हैं पहाड़ियाँ, राइट। और उस टाइम पे लोगों का जो जनजीवन है, जो डेली लाइफ है, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। रीज़न कि इतनी ठंड की वजह से वो रेगुलर जो है एक ईजी लाइफ वहाँ पर नहीं है और जो वहाँ पे क्लोथिंग है वो बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत मोटे कपड़े वहाँ पर लोग पहनते हैं। ठीक है, lower in Himalayas and in many hilly areas of India, the climate is often said to be temperate, as the winters are moderately cold and summers not too hot. वहाँ का जो जो लोअर हिमालयास है वहाँ एक मीडियम सा सीजन रहता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जब विंटर्स होती हैं तो विंटर्स जो है वहाँ पे जैसे ठंडक होती है वैसे है ही सही, और समर्स जो हैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी नहीं होती। ठीक है, विंटर्स में एक मॉडरेट सा सीजन रहता है और समर्स में वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती। दैट इज वेयर वी फाइंड मैनी हिल स्टेशंस। हम जब कभी भी हिल स्टेशंस पे जाते हैं, ठीक है, अगर आप जून जुलाई में अगर आप हिल स्टेशन पे जाएंगे या आप ये जो समर वेकेशन होता है आपका, उस टाइम पे आप हिल स्टेशन पे जाओगे तो वहाँ पे जो है आपको बहुत गर्मी वहाँ नहीं लगेगी। आप अपने जो लैंड एरिया है, आप जहाँ रहते हो, प्लेन्स में रहते हो,
तो वहाँ पे ज़रूर गर्मी है, लेकिन जब आप हिल स्टेशन पे जाते हो, तो आप देखोगे कि दोपहर में जो है बड़ा नॉर्मल सा टेम्परेचर रहता है, मतलब प्लीज़ेंट लगता है, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि गर्मी है। और जो है इवनिंग में जो है टेम्परेचर थोड़ा डाउन हो जाता है, थोड़ा हल्की ठंडक रहती है, ठीक है? तो जो है इसीलिए जो है ज़्यादातर लोग समर से रिलीफ के लिए हिल स्टेशंस पे जाते हैं गर्मियों में, ठीक है? इन द नॉर्दर्न प्लेन्स द क्लाइमेट इज सब ट्रॉपिकल विद वेरी हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स। अब जो है हम लोग अगर नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें, जहाँ हम लोग रहते हैं, हरियाणा, पंजाब, ये उत्तर प्रदेश, ये जितना भी एरिया, ये सब नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, यहाँ पर जो हम रहते हैं, तो यहाँ क्या रहता है, मौसम कैसा रहता है, सब ट्रॉपिकल। यहाँ पे क्या रहता है, समर्स बहुत ज़्यादा हॉट और विंटर्स बहुत ज़्यादा कोल्ड। दिस इज वेयर द मोस्ट ऑफ इंडिया व्हीट इज ग्रोन। यहाँ पर ये वो जगह है जहाँ पर गेहूं की जो है गेहूं बहुत ज्यादा वहाँ पे उगाई जाती है, वहाँ पे गेहूं बहुत ज्यादा उगती है। इन द वेस्ट द थार डेजर्ट हैज एन arid climate featuring extremely hot days, cool nights। जो डेजर्ट है वहां पे क्या है, वहां पे एक्सट्रीम हॉट रहता है, ठीक है, लेकिन वहां पे जो रात के टाइम में हल्का जो है ठंडक रहती है, ठीक है। और अ वेरी लिटिल रेनफॉल, रेनफॉल तो ना के बराबर, बहुत ही कम होती है। और पीपल देयर हैव had developed unique ways to collect and save water। इनके वहां पर जो है राजस्थान में या थार डेजर्ट्स में जो है उनके बड़े अलग अलग तरीके हैं पानी को इकट्ठा करके रखने की, क्योंकि रेन वहां पे होती नहीं है, पानी की बहुत कमी रहती है वहां पर। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग मानसून मंथ। वेस्टर्न साइड में जो है मानसून में बहुत ज्यादा रेनफॉल रहती है, क्रिएटिंग अ ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। वहां पे हमेशा वेट क्लाइमेट रहता है, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, और विच इज फेवरेबल टू ग्रोइंग राइस एंड स्पाइसेस। वहां पे क्या, राइस और स्पाइसेस, सारे मसाले वहां पे उगाए जाते हैं, ठीक है। द सेंट्रल डेक्कन प्लेटू हैज अ सेमी एरिड क्लाइमेट। यहाँ सेमी एरिड क्लाइमेट है विद हॉट समर्स, माइल्ड विंटर्स एंड मॉडरेट रेनफॉल ड्यूरिंग रेनी सीजन। यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ बड़ा सेमी एरिड क्लाइमेट है, मतलब आप यहाँ पर जो है लिविंग ठीक है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे समर्स बहुत ज़्यादा हॉट समर्स है, माइल्ड विंटर है, बहुत ज़्यादा कूल नहीं है, माइल्ड विंटर है, और मॉडरेट रेनफॉल। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और ऐसा भी नहीं है कि बारिश बिल्कुल ही नहीं हो रही, ठीक है। ईस्टर्न इंडिया and the southern peninsula experience a tropical climate। यहाँ tropical climate है with a mild winter and distinct wet and dry periods controlled by monsoon wind। यहाँ पर जो है ईस्टर्न इंडिया में जो है और साउथर्न पेनिनसुला में, यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यहाँ पे हल्की ठंडक होती है, बहुत ज्यादा ठंड यहाँ नहीं होती कि आप स्वेटर्स आप पहन लो, इतनी ठंड नहीं होती। और जो है थोड़ा बहुत यहाँ वेट एंड ड्राई पीरियड्स होते हैं यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बहुत जो है बारिशों की वजह से थोड़ा बहुत जो है वहाँ ह्यूमिड रहता है, और जो है हवाएं जो चलती रहती हैं उससे ड्राई भी रहता है सीजन, ठीक है। अब यहाँ क्या है, यू विल अंडरस्टैंड लेटर द मीनिंग ऑफ टर्म्स ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। ये जो है ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया रीजन, कि अब आप आगे जो है इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल क्या होता है, सब ट्रॉपिकल क्या होता है, विच आर रिलेटेड टू स्पेशल पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड से रिलेटेड है, कॉल्ड द ट्रॉपिक्स, जिसको ट्रॉपिक्स कहते हैं, ओके। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट। अब क्लाइमेट पे कौन कौन से फैक्टर्स जो है क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, क्लाइमेट पे इफेक्ट करते हैं, व्हाट क्रिएट्स दोज डिफरेंट क्लाइमेट। देयर आर मेनी फैक्टर्स एट वर्क। Some are general ones on the scale of planet, while others are regional
or even local. Let's examine a few. कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिनकी वजह से क्लाइमेट पे जो इफेक्ट होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लैटिट्यूड। लैटिट्यूड आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, और अब वी स्टडीड अबाउट लैटिट्यूड इन ग्रेड 6, राइट? और डू यू रिमेंबर दैट लैटिट्यूड measure the distance from equator increasing as we move away from it, either northward or southward. जब हम नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ की तरफ जब हम मूव करते हैं थ्रू इक्वेटर, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं, ठीक है? वेयर द क्लाइमेट अराउंड द इक्वेटर इज एक्सट्रीमली हॉट। जो इक्वेटर के आसपास का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट होता है। एज द लैटिट्यूड इंक्रीज इट बिकम्स टेम्परेट एंड देन कोल्ड। जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होता है, ये जो है थोड़ा सा जो हॉट होता है थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है, और उसके बाद जो है ठंडा हो जाता है, ठीक है? वाई इज दिस सो? ये ऐसा क्यों होता है? तो आगे अब पढ़ते हैं इसके बारे में। ये देखिए, at the equator exposure to the sun rays is concentrated, but near the poles it is dispersed over a wide area. अब जब तक इक्वेटर पे है तब तो क्या होता है कि अब सपोज टॉर्च है, आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे एक सपोज टॉर्च है, टॉर्च को आप कहीं अगर मान लीजिए किसी भी एक जगह पर अगर आप फोकस करोगे, तो एक ही जगह पे जो है उसकी रेज जा रही हैं। जैसे जैसे उसको आप नजदीक लेते चले जाओगे वो वाइड होती चली जाएगी, ठीक है? ऐसा आप ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है? प्लेसेस नियर इक्वेटर दैट इज एट लो लैटिट्यूड आर वार्मर। जैसे जितना ज्यादा पास जो है इक्वेटर के पास जितने जो भी प्लेसेस हैं वो वार्मर हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पे सन की जो है रेज है बहुत ज्यादा वो फोकस्ड पड़ रही हैं। और while those near the poles high latitude are colder, जो पोल्स के पास हैं, ठीक है, जैसे जैसे दूर होते चली जाएंगी तो वैसे वैसे लैटिट्यूड जो है वो हाई होता चला जाएगा, और वहाँ गर्मी जो है थोड़ी कम हो जाएगी। इस चीज को आप ट्राई करके देख सकते हो। जैसे जैसे आप टॉर्च किसी भी सपोज ये टॉर्च है और ये एक जगह है, जितना हम यहाँ पास आएंगे ये यहाँ पे रोशनी भी ज्यादा हो जाएगी और यहाँ पे गर्मी भी ज्यादा हो जाएगी। जैसे 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 ये दूर होता चला जाएगा तो ये यहाँ जो है गर्मी भी कम हो जाएगी, और जो है लैटिट्यूड जो है वो हाई हो गया है ना, वो दूर जैसे ही दूर चला गया है सन, तो यहाँ पे गर्मी कम हो जाती है ऑब्वियसली। और दिस हैपेंस ड्यू टू द एंगल at which the sun rays hit a particular area। ये इस एंगल पे डिपेंड करती है जहां पे सन हिट कर रहा है, ठीक है? एट द इक्वेटर द रेज आर नियरली perpendicular and so all their energy is focused on a smaller area of the earth surface। रेज जो है परपेंडिकुलर है, और इसी वजह से जो परपेंडिकुलर यानी कि इधर भी और इधर भी सेम जा रही है ना, तो आमने सामने बिल्कुल ही। तो एंड ऑल देयर एनर्जी इज फोकस्ड ऑन अ स्मॉलर एरिया। जितनी भी एनर्जी है एक स्मॉल एरिया पे फोकस हो रही है। और इन द पोलर रीजन द रेज आर इंक्लाइंड और ऑब्लिक एंड देयर एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ लार्ज सरफेस। तो जैसे जैसे जो है पोलर रीजन की तरफ जो है रेज जो है वो ज्यादा सरफेस, मतलब जब पास है तो एक पर्टिकुलर एरिया पे बहुत ज्यादा उसका रोशनी पड़ रही है और उसकी रेस पड़ रही है सन की, ठीक है? जैसे जैसे दूर होते चले जाएंगे तो रोशनी भी कम हो जाएगी, और जो सन को जो है और भी जगह पे वहां रेज सन की पड़ने लगेगी। तो इस वजह से क्या होता है, पोलर रीजन पे क्लाइमेट जो है थोड़ा कोल्ड हो जाता है, ठीक है? अब आगे हम चलते हैं। Sorry, as a result the polar region receive less
heat than equatorial zone. We can see this is in India too. कन्याकुमारी जो जगह है एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, ये इक्वेटर के बहुत क्लोज हैं, तो वहाँ पे जो है वार्म है, वहाँ पे हॉट है ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल जो है वहाँ पे एटमॉस्फेयर गर्म ही रहता है। और वेयर एज द प्लेसेस इन नॉर्थ सच एज श्रीनगर, दे आर मच कूलर। यहाँ पे जो है ये जो क्लाइमेट है वो हमेशा ठंडा रहता है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे कैसे कौन कौन से क्लाइमेट होते हैं, रेनफॉल, रेनी सीजन हो गया या विंटर सीजन हो गया या समर्स हो गई। अब हम बात करेंगे कि क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट के साथ साथ बहुत सारे डिजास्टर्स भी आते हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो क्लाइमेट अपने साथ डिजास्टर भी लेकर के आता है। अब वो कैसे, आइए अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। क्लाइमेट्स एंड डिजास्टर्स, India's diverse weather pattern can bring about extreme conditions such as cyclones, flood, landslides and other such climate related disasters. अच्छा, अब आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया में जो है जितना ज़्यादा जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होता है, अगर हम पहाड़ों की तरफ अगर हम जाएं, बहुत ज़्यादा अगर हैवी रेन हो गई तो वहाँ पर क्या होता है, लैंडस्लाइड्स होती है, प्लेन्स में क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। उसके अलावा अगर हम समुद्र की बात करें तो वहाँ पर क्या हो जाता है, साइक्लोन आ जाता है। तो ये जो है डिजास्टर्स हैं, बहुत सारा नुकसान करते हैं, जान माल का बहुत सारा नुकसान करते हैं, हमारी इकोनॉमी का, हमारे रहन सहन पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है, तो these events affect people lives, disrupt agriculture, damage infrastructure। तो एग्रीकल्चर तो ऑफ कोर्स उस पे तो असर होता ही होता है, फसलों का कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और उसके अलावा जो है हमारी डेली लाइफ में भी बहुत ज़्यादा असर होता है, हमारी इकोनॉमी पे असर होता है, रहन सहन पे असर होता है। कई बारी क्या होता है, कई कई दिन जो है स्कूल्स भी ऑफ हो जाते हैं, कई कई दिन जो है बहुत सारे काम धंधे बहुत ज़्यादा वो बंद पड़ जाते हैं। तो ये क्लाइमेट डिजास्टर्स है, इनका असर जो है हमारी डेली लाइफ में होता है, ये आप लोग भी जानते हो। ठीक है, तो अभी जो है नाउ द फर्स्ट डिजास्टर इज साइक्लोन्स। तो अभी हम पढ़ेंगे साइक्लोन्स के बारे में, राइट। साइक्लोन्स क्या होते हैं, एवरी ईयर द इंडियन कोस्टल लाइन स्पेशली द ईस्टर्न कोस्ट विटनेस सेवरल साइक्लोन्स। साइक्लोन्स कहाँ आते हैं, कोस्टल एरिया में, समुद्र के आसपास, नदियों के आसपास। इन पास्ट ईयर सम ऑफ देम हैव बीन हाईली डिस्ट्रक्टिव, resulting in the loss of human and animal life, damaging property and infrastructure, uprooting trees और causing soil erosion। तो अभी जो है साइक्लोन जैसे आते हैं तो उसकी वजह से ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, एग्रीकल्चर और जो वहाँ के जो आसपास की जो सॉइल होती है वो सब भी प्रभावित होती है। ठीक है, द इंडिया मीटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। ठीक है, वो क्या होता है, जो मौसम की जो है मौसम विभाग जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में, और मौसम की पूरी फॉरकास्ट करता है, वेदर फॉरकास्ट करता है, जानकारी रखता है, कीप्स ट्रैक ऑन ऑफ कमिंग साइक्लोन्स। मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है उनको अपकमिंग साइक्लोन्स के बारे में भी उनको पता होता है। ठीक है, एंड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन देयर फॉर्मेशन। जैसे जैसे साइक्लोन बन रहा होता है उसकी फॉर्मेशन की वो पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो देते हैं, इवोल्यूशन और प्लेस ऑफ लैंडिंग, और कहाँ कहाँ पर ये हो रहा है, कहाँ कहाँ पर तूफान आने वाला है, कहाँ पर जो है ये साइक्लोन बनने वाला है। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये मेटीरियोलॉजिकल जो हमारा डिपार्टमेंट होता है वो पहले से ये इंफॉर्मेशन देता है, ताकि वहाँ आसपास रहने वाले लोगों को, वहाँ आसपास जितने भी गांव शहर जो बसे हुए होते हैं उनको पहले से हाई अलर्ट कर दिया जाता है। एंड एक चीज और मैं बता दूं, जब साइक्लोन आता है ना तो वहां
वहाँ के आसपास के एरिया में तो ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा असर होता है, लेकिन बाकी अगर हम बात करें उत्तर भारत की भी अगर हम बात करें या इंडिया के बाकी एरियाज़ की भी बात करें, तो उस पे भी असर होता है, बारिशें आती हैं, तेज़ हवाएँ चल रही होती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो अभी जो है इसके लिए हमारे जो है हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ को जो है ट्रेंड किया गया है जो इन सब चीजों से आम जनता की लोगों की रक्षा कर सके बचाव कार्य वो लोग करते हैं आपने देखा होगा कई बार आपने न्यूज में भी सुना होगा ठीक है द एनडीआरएफ है excuse me and the NDRF has played a key role in rescue ये rescue वाला काम करते हैं and evacuation during disasters like cyclone landslide या flood जो ये जितने भी ये साइक्लोन्स होते हैं लैंडस्लाइड्स होती है पहाड़ों में होती है लैंडस्लाइड ज्यादातर और अगर जहाँ पे बाढ़ आ जाती है तो वहां से जो रेस्क्यू टीम हमारे को जो बचाती है जो लोगों को रेस्क्यू करती है उसका नाम क्या है एनडीआरएफ आपदा सेवा सदैव ठीक है तो अभी हम बात करेंगे हाउ साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड तो वी सॉ दैट इन सम स्पेशल सिचुएशन कुछ स्पेशल सिचुएशंस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नियर द सी बिकम्स लोअर जो आसपास का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है समुद्र के आसपास का वो कम हो जाता है और सराउंडिंग एरिया के मुकाबले ठीक है जो सराउंडिंग एरिया है आसपास का उसके मुकाबले जो समुद्र का जो प्रेशर है वो क्या होता है वहां पे वो कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और क्रिएटिंग अ लो प्रेशर सिस्टम जिसकी वजह से एक लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट होता है और इट्स लाइक एन इनविटेशन टू सराउंडिंग एरिया कि वहां से तेज हवाएं समुद्र की तरफ आए ठीक है तो जैसे समुद्र का प्रेशर कम होता है तो अब उसको जो है खुलने के लिए समुद्र एक तरीके से इनवाइट कर रहा है बाहर की सराउंडिंग की तेज हवाओं को कि वो समुद्र की तरफ आए और उससे क्या होता है and the air from the sea moves in bringing with the moisture and rain अब जब एयर जो है समुद्र तक जाती है तो मॉइस्चर क्रिएट करती है और जिसकी वजह से बारिशें होती हैं when the low pressure system is intense and wind speeds are high जब लो प्रेशर सिस्टम बहुत ज्यादा हो जाता है इंटेंस हो जाता है और हवाओं का जो डायरेक्शन है और हवाओं का जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसकी वजह से क्या होता है उसकी वजह से साइक्लोन आता है एज विंड्स कलेक्ट मॉइस्चर हवा जो है बहुत सारा मॉइस्चर कलेक्ट करती है और दे फॉर्म क्लाउड्स वो उसकी वजह से क्लाउड्स बनते हैं और rotate inward towards the center of depression this center which is cloudless is called the eye of the cyclone ये जो है इसको ये क्या करता है कि जब बहुत सारा मॉइस्चर विंड कलेक्ट करती है और उसकी वजह से क्लाउड बनता है तो जो वो क्या करता है वो इनवर्ड वो उसके अंदर जो है समुद्र के अंदर राउंड राउंड वो घूमता रहता है और उसको क्या बोलते हैं द आई ऑफ साइक्लोन वो बेसिकली उसको साइक्लोन बोलते हैं तो आप ये देखो इट्स लाइक दिस ये इस तरीके से अब ये जो सेंटर वाला पार्ट है यहाँ पे प्रेशर कम है और विंड्स जो हैं ब्रिंगिंग मॉइस्ट एयर फ्रॉम सी जो हवाएं हैं मॉइस्ट एयर वो लेकर के आती है समुद्र की तरफ से और क्या बनाते हैं बादल बन जाते हैं बादल बनते हैं और बहुत सारे उससे क्या है रेन क्रिएट होती है और जो ये देखिए ये मिडल ये इस तरीके से साइक्लोन आता है राउंड राउंड ठीक है तो ये बहुत तेज हवाएं चलती हैं बहुत तेज जो है पानी में जो है बहुत राउंड विंड चलती है जिसकी वजह से ये देखिए आप एक आई बन जाती है इसको क्या बोलते हैं ये आई ऑफ साइक्लोन और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है आसपास के जो है एरिया का और बहुत सारा नुकसान होता है लोगों का
फसलों का, ठीक है, मिट्टी खराब हो जाती है वहाँ की, तो जो है साइक्लोन बहुत बड़ा डिज़ास्टर लेके आता है। तो अब अगर हम नेक्स्ट बात करें फ्लड्स, फ्लड्स भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर है। फ्लड्स जो है अ फ्लड अकर्स व्हेन वाटर ओवरफ्लोज़। बाढ़ कब आती है? जब पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और पानी निकलने की कोई भी जो है जगह नहीं होती है, जब बहुत तेज़ बारिशें होती हैं। आपने भी देखा होगा कि जिस टाइम बहुत ज़्यादा बारिश आती है और जो है मौसम इतना ज़्यादा बदलता है, तेज़ हवाएँ चलती हैं, तो बारिश का पानी तो ऑफ कोर्स इकट्ठा होता ही होता है, क्योंकि अगर पानी निकलने का रास्ता नहीं है तो। उसके अलावा नदियाँ भी बहुत ज़्यादा उफ़ान पे चल रही होती हैं। कभी आप किसी टाइम कभी बारिश के दिनों में कभी नदी किनारे, कभी ऐसी जगह पर अगर आप देखेंगे, तो उस टाइम पे नदियाँ बड़ी उफ़ान पर होती हैं, ठीक है? तो कोशिश करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ऐसी जगहों पे जाने से, ठीक है? तो अब ये कैसे होता है? दिस कुड बी ड्यू टू हेवी रेनफॉल, ये मैंने आपको अभी बताया, एंड जनरेटिंग ह्यूज रन ऑफ वाटर दैट लैंड कैन नॉट अब्सॉर्ब। इतना ज़्यादा पानी हो जाता है कि ना तो पानी निकलने का रास्ता है और लैंड भी कितना अब्सॉर्ब कर लेगी, तो जिसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। और बाढ़ जो है क्या कहते हैं, मॉनसून्स में ज़्यादातर जो है इसका खतरा रहता है। और स्टेट्स सच एज़ उत्तर प्रदेश, बिहार, केरला, आंध्र प्रदेश, असम, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। और कई बारी क्या होता है कि जो रिवर्स के साइड में हम जो बैंक्स बने हुए हैं, जो बाँध बनाई जाती है, वो भी कभी-कभी टूट जाती है, जिसकी वजह से पानी शहरों के अंदर पहुँच जाता है। तो ये सिचुएशन आपने बहुत बारी सुनी होगी, न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी, टीवी में देखी होगी, तो इसको बोलते हैं फ्लड। और इन द हिमालयन रीजन्स ऑन द अदर हैंड, यहाँ पे क्या है, जो ग्लेशियर वाली जो लेक्स होती हैं, ये ओवरफ्लो हो जाती है। अब आप सोचोगे कि प्लेन एरियाज में तो बाढ़ का हमारे को समझ में आता है कि आ रही है, लेकिन जो है हाई हाई एरिया है, हिमालय साइड है, या जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे बाढ़ कैसे आ जाती है? तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे भी जो ग्लेशियर वाली जो लेक्स होती हैं, वो ओवरफ्लो होने लग जाती हैं। और जिसकी वजह से जितना भी आइस ने जितना भी वाटर ब्लॉक कर रखा था, वो सारा जो है वो टूट जाता है। और आइस की भी वो उतनी कैपेबिलिटी नहीं रहती है कि वो उतने उस पानी को होल्ड कर सके, एंड इस वजह से जो है पहाड़ी इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है, ठीक है? और उस एक रीज़न और है कि बहुत ज़्यादा अगर वहाँ पे रेनफॉल हो गया है, तो उस वजह से भी वहाँ पे फ्लड आ जाता है, ठीक है? तो अभी ये देखो, ये साइक्लोन की वजह से ये नुकसान है, ये लैंडस्लाइड की वजह से ये नुकसान है। फॉरेस्ट फायर, अब फॉरेस्ट फायर क्या है? कभी बहुत ज़्यादा जो है जिस टाइम तापमान गर्मियों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फॉरेस्ट में ऑटोमेटिकली ही जो है आग लग जाती है। ये कोई जला नहीं रहा है, ये अपने आप ही हाई टेम्परेचर की वजह से जो है फायर फॉरेस्ट में हो जाती है, ठीक है? और उसके अलावा फ्लड तो आपको पता ही है, आपने देखी भी होगी टीवी वगैरह में, है ना? तो हो सकता है रियल लाइफ में भी कुछ स्टूडेंट्स ने इस तरह की सिचुएशन फेस की हो। तो टू ब्रेक थ्रू द बैरियर, दिस इज कॉल्ड ग्लेशियर बर्स्ट, एंड इट ऑफन हैज devastating consequences for people and property। तो इसको जब मैंने अभी बताया कि जब आइस जो है उतनी कैपेबल नहीं रहती है, तो एकदम से फट जाती है और वाटर फ्लो होता है, हैवी रेनफॉल भी होती है ना? तो इसको बोलते हैं ग्लेशियर बर्स्ट। अभी इन 2013 उत्तराखंड experienced a sudden glacier burst caused by continuous heavy rain over several days।
उत्तराखंड में बहुत दिनों तक जो है एक बार बारिशें आती रही। अभी शायद आप लोगों ने पीछे कुछ समय पहले पहले आपने देहरादून में भी सुना होगा कि वहाँ बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी फ्लड आ गया और पूरा शहर में बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और वहाँ के जो कुछ जो टूरिस्ट प्लेसेस बने हुए थे वो भी वहाँ पे जो पानी था वो सारा शहर में आ गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हैवी रेनफॉल की वजह से ऐसा होता है, ठीक है? अब मैनी सिटीज़ एक्सपीरियंस फ्लडिंग व्हेन देयर इज़ अ हैवी रेनफॉल। बहुत सारी सिटीज़ हैवी रेनफॉल की वजह से फ्लड आती है। दिस मे बी ड्यू टू ओवरबर्डन ड्रेनेज सिस्टम। अब ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब पानी निकलने की कोई जगह ही नहीं होगी तो लैंड या आपका जो अर्थ है या जो ज़मीन है वो भी कितना कितना अब्ज़ॉर्ब कर लेगी। तो वीक ड्रेनेज सिस्टम की वजह से भी जो है बाढ़ आ जाती है, ठीक है? और उसके अलावा बिसाइड्स अर्बन सरफेसेस ऑफ कंक्रीट और एस्फाल्ट डू नॉट अलाउ वाटर टू बी अब्सॉर्ब बाय द अर्थ। अभी अर्बन सिटीज में क्या होता है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही इतने चल रहे होते हैं, वहाँ पे पानी का बाहर जाने का कोई साधन ही नहीं होता। तो इस वजह से भी पानी इकट्ठा होने की वजह से फ्लड वाला वहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, ठीक है? अब हम बात करेंगे लैंडस्लाइड्स की। लैंडस्लाइड इज द सडन कोलैप्स ऑफ रॉक सॉइल डेब्रीज ऑफन ट्रिगर्ड बाय हैवी रेन अर्थक्वेक। आपने अभी तक जो भी डिजास्टर्स देखे इसमें जो है सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन है या जो मेन रीजन है वो रेन का है। हैवी रेन की वजह से ही साइक्लोन भी होता है, हैवी रेन की वजह से फ्लड भी आती है, हैवी रेन की वजह से लैंडस्लाइड भी होती है हिली एरिया में। तो हैवी रेन है, अर्थक्वेक भी होता है, अर्थक्वेक भी अगर हो तो भी लैंडस्लाइड होती है। या वोल्केनिक एक्टिविटी क्या होती है, पहाड़ों में बहुत सारा जो है वोल्केनो जो है वो इकट्ठा होता रहता है और एकदम से बर्स्ट करता है, ठीक है? बहुत ज्यादा प्रेशर जब नीचे हो जाता है तो एकदम से बर्स्ट करता है, इसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होती है, ठीक है? लैंडस्लाइड्स आर कॉमन इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन सच एज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, एज वेल एज वेस्टर्न घाट एंड हिली रीजन्स। जितने भी हिली रीजन्स हैं और वेस्टर्न घाट्स हैं वहां पर भी जो है लैंडस्लाइड बहुत होता है। दीज इवेंट्स ऑफन अकर ड्यूरिंग मानसून, ये भी मानसून में ही सबसे ज्यादा होता है, ठीक है? इन दोज रीजन्स the chances of landslides have increased due to human activities such as cutting down forest। अगर पेड़ कटते हैं तो भी लैंडस्लाइड्स होती हैं, ठीक है? क्योंकि अगर लैंडस्लाइड नॉर्मली अगर पेड़ लगे हुए हैं, लैंडस्लाइड होती है तो पेड़ उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, संभाल लेते हैं। ऊपर से अगर कोई पत्थर आ रहे हैं तो वो कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन जब जंगल ही नहीं रहेंगे, जब फॉरेस्ट नहीं रहेंगे, पेड़ नहीं रहेंगे तो ऑफ कोर्स वो जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा हैवी डिज़ास्टर बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट फॉलोइंग अप्रूव्ड मेथड। अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लोग जो हैं बहुत सारी चीज़ें जैसे बन रही है, कहीं पे खुदाई हो रही है, कहीं पे जो है कोई भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, तो पहाड़ों में जो है अगर विदाउट परमिशन या अपनी मर्जी से अपने तरीके से अगर आप जो बिल्डर्स हैं या जो भी ये इस तरीके की कंपनीज हैं जो कोशिश करती हैं कि कुछ रिजॉर्ट बना लेंगे जी, कुछ ये बना लेंगे या सुरंग निकालते हैं या खुदाई होती है तो उस वहाँ पर कुछ कुछ नए क्रिएचर्स जो वो लोग अगर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं विदाउट प्रॉपर परमिशन तो भी वो भी एक बहुत बड़ा रीजन बनता है लैंडस्लाइड का। ओके और कंस्ट्रक्शन ऑफ टू मेनी बिल्डिंग्स दैट ब्लॉक नेचुरल फ्लो। बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स होने की वजह से जो नेचुरल फ्लो है वो बंद हो जाता है जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स होती हैं, ठीक है? तो ये भी बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान करती है। अभी हम बात करेंगे फॉरेस्ट फायर, जो मैंने अभी आपको बताया। फॉरेस्ट फायर आर अनकंट्रोल्ड फायर्स दैट स्प्रेड रैपिडली across vegetation over
ऑफन फ्यूल्ड बाय ड्राई क्लाइमेटिक कंडीशन। जिस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट होता है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा आप भी देखते होंगे कि जब गर्मियाँ होती हैं तो कितनी ज़्यादा बाहर लू इतनी गर्म हवा चल रही होती है, और यूजुअली जो है हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि आप बाहर मत जाओ। इसी वजह से समर वेकेशंस भी होती हैं, और ताकि आप लोग घर के अंदर रहें। और ये जो कंडीशन है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हवाएँ चलती हैं, और हवाएँ च अब क्लाइमेट ड्राई है। आपने एक चीज़ देखी होगी, कभी आपने अगर ध्यान दिया हो, या कभी आपने लाइफ़ में अपने बड़े-बुज़ुर्गों को, किसी को भी आपने हल्का-हल्का पंखा ऐसे करते-करते आपने आग जलाते हुए अंगीठी जो होती है, वो जो जो मिट्टी वाला जो एक होता है, उसको जलाते हुए आपने देखा होगा बहुत सारे अपने बड़े बुजुर्गों को आसपास माहौल में। कभी आपने देखा होगा कि विंटर्स में लोग आग जला के बैठते हैं तो हल्का-हल्का उसको हवा करते हैं ताकि वो और तेज़ वो जले। तो फॉरेस्ट में भी कुछ इसी तरीके का होता है। एक तो तापमान इतना इंक्रीज़ है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, मॉइस्चर का कोई नामो-निशान नहीं है, और ऊपर से तेज़ हवाएँ चलती हैं, तो वो क्या करती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फॉरेस्ट जो है वो बर्न हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली ही आग लग जाती है, क्योंकि घास वाली चीज़ है, फॉरेस्ट है, ये तो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, ठीक है? तो फॉरेस्ट फायर्स आर कॉमन इन स्टेट्स विद लार्ज फॉरेस्टेड और ग्रासलैंड। जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट है या ग्रासलैंड है, वहाँ पर ये चीज़ बहुत कॉमन है। और जैसे उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, एज़ वेल एज़ माउंटेन रेंजेस सच एज़ वेस्टर्न घाट्स। अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट, फायर हार्म वाइल्ड लाइफ। ऑफ कोर्स जितने भी जो है पशु पक्षी जो जंगलों में रह रहे होते हैं, उनको कितना भारी नुकसान होता है इस वजह से। और जो है इकोसिस्टम डिग्रेड हो जाता है, स्पॉइल द एयर क्वालिटी, एयर की क्वालिटी जो है वो खराब हो जाती है। अब जब इतनी आग लगेगी या इतना ज़्यादा धुआं उठेगा, तो ऑफ कोर्स पॉल्यूशन तो होगा ही होगा। तो ये जो है लोकल कम्युनिटीज़ पे बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ता है। द कॉन्सिक्वेंसेस आर देयरफॉर बोथ एनवायरमेंटल एंड इकोनॉमिक। एनवायरमेंटल तो जो नुकसान है सो है ही सही, और इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है? अब नेक्स्ट इज़ ओके, नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज। तो अभी हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द क्लाइमेट, ठीक है? ये जो है क्लाइमेट चेंज, लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं क्लाइमेट में, और दिस में बी ऑन द स्केल ऑफ प्लैनेट, ऑन अ रीजनल स्केल, एंड इट इन्वॉल्व शिफ्ट्स इन टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड वेदर इवेंट्स। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है क्योंकि ये क्लाइमेट और वेदर में यही फर्क है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। वेदर होता है शॉर्ट टर्म, क्लाइमेट है लॉन्ग टर्म। तो जो है लॉन्ग टर्म जो हमारा क्लाइमेट चेंज होता है, इसकी वजह से टेम्परेचर पे भी इफेक्ट होता है, प्रेसिपिटेशन पे भी इफेक्ट होता है, एंड वेदर इवेंट्स पे भी इफेक्ट होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो है जो बारिश मॉनसून वाले टाइम पे आनी होती है, वो कभी-कभी बहुत पहले आ जाती है और कभी-कभी बहुत बाद में आती है। तो ये इसी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से ही होता है। नेचुरल प्रोसेस ड्रॉ क्लाइमेट चेंज since the 19th century. However, climate change has been largely driven by human activity, particularly the burning of fossil fuels. तो अभी फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, क्या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से सबसे ज्यादा क्लाइमेट पे इफेक्ट हुआ है। ये जहाँ पे आप देखेंगे, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे जो है वहाँ का क्लाइमेट बहुत अजीब, बहुत या तो बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, एकदम से कभी भी बारिश आ जाती है, कभी भी वहाँ पे कोई भी जो है टाइम टू टाइम वेदर फटाफट से चेंज होता रहता है, ठीक है? तो इसमें जो है ह्यूमन बीइंग का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करना, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट वर फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स,
that dead millions of years ago. अब फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स वो एनर्जी हैं जो एनिमल्स और प्लांट्स कई साल पहले जो डेड हो चुके हैं, और उनको जब जो है इनको बहुत ज़्यादा डीप लेयर्स ऑफ सॉइल, बहुत ज़्यादा नीचे लेयर्स पे उनको दबाया हुआ है, और या फिर अंडर द सी वेयर हीट एंड प्रेशर स्लोली टर्न देम, जिसकी वजह से हीट और प्रेशर जो है उसकी वजह से ये फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। लेकिन अ, अब क्या होता है कि उनको भी जब जलाया जाता है, उनको भी आपने देखा होगा कई बारी बहुत सारे पेड़ पौधे या बहुत सारी चीज़ें जो हैं डेड एनिमल्स होते हैं, या पुराने बहुत टाइम से रखा कोई चीज़ अगर दबी हुई है, वो खराब हो गई है, उसको जब जलाते हैं, दैट्स कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। और डिफॉरेस्टेशन एनवायरमेंटली हार्मफुल इंडस्ट्रियल पार्टिकल्स, और जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं लगाए जाते, पेड़ों की बहुत ज़्यादा कटाई होती है, ठीक है, और हार्मफुल इंडस्ट्रियल पार्टिकल्स, जहाँ पे फैक्ट्रीज होती हैं, फैक्ट्रीज में से हार्मफुल इंडस्ट्रियल पार्टिकल्स निकलते हैं। कई बारी उनका वो प्रॉपर उनका जो है उनको बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता, तो वो हमारी नॉर्मली लैंड में ही वो जाते रहते हैं। कई आपने देखा होगा या कभी सुना होगा कि फैक्ट्रीज के या तो ऊपर चिमनी लगी होती है, वो धुआं क्या करता है, वो एनवायरनमेंट को खराब करता है, पॉल्यूशन फैलाता है एयर में, एयर पॉल्यूशन, राइट। और जो फैक्ट्री से बाहर जो कचरा निकलता है नालियों के थ्रू, वो सारा का सारा लैंड में मिक्स होता रहता है। कभी कभी वो चीज़ें जो है सीवरेज एंड वो हमारे पीने के पानी तक में भी चीज़ें वो पहुंच जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है बीमारियां भी होती हैं, और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है ह्यूमन लाइफ का। और जो है क्योंकि हम एक्सेसिव और वेस्टफुल कंजप्शन कंज्यूम करते हैं उन चीज़ों को, है ना। तो अभी ये देखिए, दीज आर सम, ये कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं, ठीक है, दीज आर द पिक्चर्स। आप ये देखिए, धुआं निकल रहा है, कितना ज्यादा पॉल्यूशन ये क्रिएट कर रहा है। तो व्हाई डज द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स अफेक्ट द क्लाइमेट। अब बात आती है कि ये क्लाइमेट को क्यों इफेक्ट करते हैं। इन द अर्थ नेचुरल कार्बन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर रिलीज ग्रेजुअली इनटू एटमॉस्फेयर। अभी जो नॉर्मल जो अपना कार्बन साइकिल है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज होती है, और दूसरी गैसेस भी रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर में, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हीट होती है एटमॉस्फेयर एंड ट्रैप द हीट फ्रॉम सन, जिसकी वजह से वो सन से बहुत ज्यादा हीट ले लेते हैं। एंड दिस नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट वार्म्स अर्थ इनफ टू सपोर्ट लाइफ। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसेस जो एटमॉस्फेयर में जो फैलती हैं, और उसकी वजह से वो क्या करती हैं, वो सन से बहुत ज्यादा हीट को खींचती हैं अपनी तरफ से, अपनी तरफ। तो इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि ये अर्थ को बहुत ज्यादा वार्म कर देती है। और हाउ एवर ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें जो हैं इन सब पे बहुत ज्यादा इन पे इफेक्ट पड़ता है। और ये इनको क्या कहते हैं, हैव रिलीज एनॉर्मस अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब जो है इंडस्ट्री, ह्यूमन एक्टिविटीज है इंडस्ट्री से, या जो है एग्रीकल्चर से, या फिर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से बहुत सारी गैसेस जो निकलती हैं, उससे क्या होता है, उससे उनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और ये जो है बहुत ज्यादा अर्थ को गर्म कर रही हैं, बहुत ज्यादा वार्म कर रही हैं, और इसकी वजह से जो है बहुत ही तेजी से ग्लोबल वार्मिंग एंड डिस्टर्बिंग एंड द क्लाइमेट पैटर्न्स दैट प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन societies have adapted to over thousands of years।
ये इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अब जो बहुत ज़्यादा अर्थ पे गर्मी हो चुकी है, और नॉर्मली प्लांट्स ने, एनिमल्स ने, ह्यूमन लाइफ ने, सबने इस चीज़ों को बहुत सालों से अडैप्ट भी कर लिया। हमें आदत पड़ चुकी है ऐसे एटमॉस्फेयर में रहने की। और अब चाहे पॉल्यूशन हो रहा है, चाहे कुछ मर्ज़ी हो रहा है, लेकिन अब जो काम करने हैं वो तो करने ही हैं। तो ह्यूमन लाइफ ने भी उस वातावरण को, उस चीज़ को अडैप्ट कर लिया है। इन इंडिया, rising temperature are perceptible in many regions. Early in 2025, for instance, the country average temperature was 1 to 3 degrees Celsius above normal. जो कंट्री का लास्ट ईयर में, यानी 2025 में रिसेंटली कंट्री का टेम्परेचर जो है नॉर्मल जितना होता है उससे 1 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा हुआ था। सपोज नॉर्मल मान लीजिए कि 25 डिग्री सेल्सियस है, तो अभी लास्ट ईयर वो कितना था, 28 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच द विंटर वॉज मच शॉर्टर एंड माइल्डर देन यूजुअल। तो इसी वजह से क्या है कि विंटर जो है वो थोड़ा कम देर के लिए ही अब आती है ना। पहले क्या होता था कि अक्टूबर नवंबर से ही ठंडक, मौसम में ठंडक शुरू हो जाती थी, जो कि मार्च तक रहती थी ऑलमोस्ट। लेकिन अभी क्या है, नवंबर दिसंबर तक में भी लोगों के घरों में एसी चल रहे थे। तो इससे आप लोग समझ सकते हो कि हमारी अर्थ कितनी ज़्यादा वार्म हो चुकी है ना? कितनी ज़्यादा गर्म हो चुकी है। और बहुत ज़्यादा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि बहुत ज़्यादा ये जो हम ग्रोथ की तरफ जितना ज़्यादा जा रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, और जो है बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है देश में, और जो है बहुत फैक्ट्रीज़ लग रही हैं, हम डे बाय डे कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं। और जो है बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन बहुत आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं न कहीं ग्लोबल वार्मिंग की तरफ इशारा कर रही हैं। हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को आने वाले टाइम में फेस करने वाले हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, अभी क्या है कि हम लोग अडैप्ट कर चुके हैं इस एटमॉस्फेयर को। अगर बाहर बाहर गर्मी है या बाहर पॉल्यूशन है, तो हम कोई ना कोई, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, तो कोई ना कोई रास्ता जो है, कोई ना कोई जुगाड़ जो है हम लोग लगा ही लेते हैं। लेकिन हमें जो है अपना काम करना ही होता है। बट इट्स अ रिक्वेस्ट और इट्स अ सजेशन कि आप लोग भी, और बाकी जो कोई भी ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आप लोग पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करें, आप लोग पानी बचाने की कोशिश करें। हो सके तो पॉल्यूशन जो है अपनी तरफ से जितने हम एफर्ट्स कर सकते हैं पॉल्यूशन को कम करने के, वो हमें करने ही चाहिए, क्योंकि आगे जो है लाइफ बहुत ज़्यादा टफ होने वाली है इस वजह से। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। देयर आर सम टर्म्स अभी ये resilience and adaptation in community governments worldwide, including India's attempt to promote measures of climate mitigation। अभी जो है मिटिगेशन क्या होता है, सबसे पहले पता करते हैं हम resilience क्या होता है। टू द कैपेसिटी ऑफ टू रिकवर क्विकली फ्रॉम दिस सिचुएशन। हम अभी, मैंने जैसे बताया, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं, इसको रेजिलेंस बोलते हैं। और मिटिगेशन क्या होता है, द अडॉप्शन ऑफ स्टेप्स टू हेल्प स्लो डाउन ग्लोबल वार्मिंग। जो भी स्टेप्स हम लोग उठा सकते हैं उनको हम उठाएं, और जितना हो सके ग्रीन हाउस गैसेस को का इफेक्ट जो है हम जितना हो सके कम करने की कोशिश करें, बाय प्लांटिंग ट्रीज, बूस्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी, इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, और ताकि हम एक सस्टेनेबल, एक ठीक ठाक से जो है लाइफस्टाइल को हम जी सकें। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट चैप्टर पे जाने से पहले लेट्स रिव्यू रिवाइज दिस थिंग कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हमने क्लाइमेट के बारे में पढ़ा, क्लाइमेट को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं, हमने वो सब पढ़ा। उसके अलावा हमने डेजर्ट, माउंटेन, जियोग्राफी, इन जगह कैसा कैसा क्लाइमेट होता है इस बारे में हमने पढ़ा।
और क्लाइमेट के साथ-साथ क्लाइमेट के साथ-साथ जो है डेली लाइफ पे इफ़ेक्ट होता है, क्लाइमेट के साथ चेंज के साथ-साथ जो है इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट होता है, क्लाइमेट चेंज के साथ-साथ जो है बहुत सारे एरिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं और उसके अलावा मॉनसून्स जो हैं वो एग्रीकल्चर पे और क्रॉप साइकिल्स पे और लाइवलीहुड्स पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। अगर हैवी रेनफॉल हो गई तो क्या-क्या डिज़ास्टर्स आ सकते हैं। हमने क्लाइमेट डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि साइक्लोन्स जो है किस तरीके से नुकसान करते हैं। हमने पढ़ा कि फ्लड्स और फॉरेस्ट फायर हो गया और उसके अलावा हमने हैवी रेनफॉल, तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा लाइफ़स्टाइल को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं, ठीक है? तो ये चैप्टर जो है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को इसको रिवाइज़ करना है। जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं बुक में, उनको खुद से आपने जो है लिखना है, उनको सॉल्व करना है और कहीं पे भी कोई दिक्कत आए, आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हो support@खूबी.com पर, राइट? तो बने रहिए हमारे साथ, कीप लर्निंग। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।